बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। हर गुज़रते दिन के साथ साथ भारत का खौफ बढ़ता जा रहा है। ऐसे लग रहा है कि जैसे राजनाथ सिंह को और मोदी को कुछ ऐसा पता है जो दुनिया को नहीं पता, और उन्होंने अपने सर धड़ की बाजी लगा दी है। कोई ऐसा हथियार नहीं है जो वो लद्दाख में भेज ना रहे हों, चाहे वो हेलीकॉप्टर्स हों, टैंक्स हों, इवन उन्होंने नए राफेल भी वहाँ पर भेजने का प्लान कर दिया, लेकिन उसके बावजूद उनकी तसल्ली नहीं हुई। और एक नई रिपोर्ट के मुताबिक भारत ने अपना जो न्यूक्लियर स्ट्रेटजी है वो चेंज कर दिया है। पहले वो थी पाकिस्तान के ख़िलाफ़ और पाकिस्तान के हिसाब से उन्होंने अपनी पोजीशनिंग की हुई थी, लेकिन अब नई रिपोर्ट्स के मुताबिक ये पोजीशनिंग चेंज हो चुकी है। और अब उन्होंने कहा है कि हमारे जो अग्नि मिज़ाइल हैं उनको बीजिंग की तरफ उनको जो है ना पोजीशनिंग उनकी कर दी गई है, और बीजिंग इज़ नो इन रेंज ऑफ इंडियन मिज़ाइल्स। अग्नि 5 के बारे में मैं आपको बता दूं कि ये 900 किलोमीटर हाइट तक जा सकता है, जबकि 800 किलो तक ये पेलोड उठा सकता है और 4000 किलोमीटर इसकी रेंज है। भारत इससे पहले पाकिस्तान की तरफ इसकी उन्होंने माना है कि भारत की पहले पोजीशनिंग जो थी वो पाकिस्तान की तरफ थी। आप अब अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भारत कितना खौफजदा है। भारत ने अपना पूरा जोर लगा लिया, पूरी दुनिया से उसने असला ख़रीदा, चाहे वो इसराइल हो, फ्रांस हो, यूएस हो, रशिया हो, कोई भी मुल्क उन्होंने नहीं छोड़ा जिससे उन्होंने अभी डिफेंस के हवाले से डील्स नहीं की। लेकिन वो समझते हैं कि वो किसी भी लिहाज से चीन के मुकाबले में पूरे नहीं उतरते। तो अब उन्होंने कहा कि ना खेडांगे ना खेडन दवांगे, और अब उन्होंने कहा है कि हमारे जितने भी न्यूक्लियर वारहेड्स हैं उनका मुँह हमने मिज़ाइलों का बीजिंग की तरफ कर दिया, और बीजिंग उसकी रेंज में है। हर गुजरते दिन के साथ भारत के लिए मुश्किलात और भी बढ़ती जा रही हैं। सिर्फ अगर लड़ाई शुरू ना भी हो तो इस वक्त भारत के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि किस तरीके से -20 सेंटीग्रेड टेम्परेचर के अंदर, जहां पे सांस लेना मुश्किल हो जाता है, अपने फौजियों को कैसे रखा जाए। एक आपने दुश्मन से लड़ना है, एक आपने वेदर से लड़ना है, और एक सिपाही ने अपनी होने वाली बीमारियों से लड़ना है। और एक फ़ौजी को रखने के लिए वहाँ पर 1 साल का जो ख़र्चा है वो तकरीबन 10 लाख रुपए आता है। अभी आप अंदाज़ा लगा लें कि 40 से 60 हज़ार फ़ौजी जो कि एक स्पेसिफिक पॉइंट पे होंगे, उनको रखने के लिए कितनी उनको पैसा खर्च करना पड़ेगा। अभी सिर्फ पैसे की बात भी नहीं है, श्रीनगर से लेके लेह तक जब एक ट्रक 10 टन का वज़न लेके पहुंचता है तो उसको 1 लाख रुपए लगता है, जबकि श्रीनगर से लेह और लेह से आगे सियाचिन और कारगिल, डेप्सिंग और दूसरे मकामात तक पहुंचाने में आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। जबकि 1 महीना रह गया है इनके पास। इन्होंने अपने बंकर बनाने हैं, इन्होंने डबल बंकर बनाने हैं, क्योंकि फ़ौजों की तादाद बहुत ज़्यादा हो चुकी है। और उसमें भी एक बड़ा चैलेंज ये है कि सितंबर के महीने में सीमेंट वहाँ पे नहीं सूखती, नहीं ज़ोर पकड़ती, तो उनके पास सिर्फ और सिर्फ 30 दिन का वक्त है जिसमें उन्होंने ये अपने बंकर्स बनाने हैं। अगर वो थ्रू एयर ड्रॉप करते हैं, यानी कि अगर वो फॉर एग्जांपल उन्होंने पिछले दिनों C-17 ग्लोब मास्टर के थ्रू अपनी सप्लाईज़ की, बड़ी बड़ी जो हैवी उनकी मशीनरीज थी उनको वो लेके गए। ग्लोब मास्टर एक वक्त में तकरीबन 50 टन वज़न लेके जाता है, और श्रीनगर से दौलत बेग उलदाई के पॉइंट पे 1 घंटे का उसको आने जाने का वक्त लगता है, जिसके ऊपर 24 लाख रुपया एक चक्कर का लगता है। और उसके चक्कर भी लिमिटेड हैं, यानी कि 4 चक्कर लगा के वो तकरीबन 200 टन वज़न तक वहाँ पे ले जा सकता है। जबकि भारतीय फ़ौज को वहाँ पर 3 लाख टन जो सप्लाई की ज़रूरत है, और उसके बगैर उनका गुजारा नहीं होगा। आप ये देखें कि जो सुपर एल्टीट्यूड है 14,000 फुट से ऊपर शुरू हो जाता है, जबकि आप गलवान, फिंगर फोर, हॉट स्प्रिंग का जो इलाका है वो 14,000 फुट से ज़्यादा बुलंदी पे है। जबकि डेप्सिंग की बात करें तो वो 17,000 फुट की बुलंदी पे है, और इनके अंदाजे के मुताबिक सप्लाई अभी सितंबर से पहले 2 दफ़ा करनी होगी, वरना गुजारा नहीं होगा। रास्ते ब्लॉक हो जाएंगे, सड़क जो है ना बर्फ़बारी से ढक जाएगी, और वहाँ पे जो लोकल लोग हैं पहले वो उनको यूज़ करते थे जो कि 10 किलोमीटर के फासले पे जाके और एक पॉइंट पे रखते थे, एक पॉइंट से फिर अगले पॉइंट पे जाता था। अब वो इतनी ज़्यादा सप्लाई को ले जाने की काबिलियत नहीं रखते, जबकि एक ट्रक को श्रीनगर से लेह और फिर वापस आने में तकरीबन 15 दिन का वक्त लगता है। तो आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये तो मैंने आपको चंद चीज़ें बताई हैं, इसके अलावा वहाँ पे सारी मशीनरी को और जितना भी सामान उन्होंने रखा हुआ है, जो उनके इक्विपमेंट्स हैं, उनको सिक्योर करना उनके लिए कितना मुश्किल हो जाएगा।
हर रोज़ भारत की टेंशन में इजाफा इस तरीके से हो जाता है कि भारत की सैटेलाइट है एमिसैट, जो कि इंडिया की प्रीमियर इंटेलिजेंस गैदरिंग सैटेलाइट है, उसको वो यूज़ कर रहे हैं इंटेलिजेंस गैदरिंग के लिए। अब 2 दिन पहले के जो विजुअल्स आए हैं, जो कि इन्होंने रिपोर्ट दी गई है, उसके मुताबिक अरुणाचल प्रदेश जो कि तिब्बत से आगे इंडिया की चिकन नेक क्रॉस करने के बाद आता है, वहाँ पर पीएलए के फौजियों की मूवमेंट्स को देखा गया है, जिसकी वजह से भारत बहुत ज़्यादा परेशान है। जबकि डेप्सिंग के एरिया में भी उन्होंने कहा है कि पीएलए के जो फौजी हैं वो अपनी साइड पे एलएसी के डिगिंग करते हुए नज़र आए हैं। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि उन्होंने डिजिबूती जो कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका में है, वहाँ पे आपको पता है कि 6 ममालिक के एयर बेसिस हैं, अमेरिका का है, इटली का है, स्पेन का है, चाइना का भी वहाँ पे मौजूद है। तो वहाँ पे चाइना का पहला जो है ना आउट ऑफ कंट्री एक बेस है, जहाँ पर 3 वारशिप्स यानी कि 3 वारशिप्स वहाँ पर तैयार खड़ी हुई हैं, जिसकी वजह से भारत की परेशानी में आए रोज़ इजाफा होता जा रहा है। जबकि भारत की तरफ से ये प्रोपेगेंडा भी जारी है कि पाकिस्तान ने स्कर्दू के मुकाम पे JF-70 तैनात कर दिए हैं और पाकिस्तान और चाइना सर्दियों के मौसम में दोनों मिल के भारत के ऊपर अटैक करेंगे। पता नहीं और कौन कौन से भारत ने ऐसे इवल प्लान्स बनाए हुए हैं जिसको वो सोच के उनके मुकाबले के लिए वो अपने आप को तैयार कर रहा है। जबकि इस बात में कोई शक नहीं है कि 4 दिन पहले पाकिस्तान के एयर चीफ मार्शल मुजाहिद खान वहाँ पे गए थे और उन्होंने कहा था कि हम बिल्कुल भी दुश्मन की तैयारियों से गाफिल नहीं हैं, हमें पता है कि दुश्मन क्या कर रहा है और हम हर चीज़ का मुकाबला करने की कोशिश करेंगे और हमारे पास हर चीज़ का जवाब है। जबकि ये इतलात भी आ रही हैं कि चाइना स्कर्दू एयर बेस को इस्तेमाल कर सकता है ज़रूरत पड़ने पे, इसलिए वहाँ पे एक्सपेंशन का काम भी जारी है। और भारत को, जो कि इस हवाले से बहुत ज़्यादा कह रहा था कि चाइना के पास जो जितने भी एयरपोर्ट्स हैं वहाँ पे तिब्बत के एरिया में वो इंतहाई हाई एल्टीट्यूड पे हैं, इसलिए उनके जंगी जहाज़ ज़्यादा पेलोड नहीं उठा सकते, ज़्यादा फ्यूल नहीं ले सकते और इस हवाले से भारत को एडवांटेज हासिल होगा। इस वक्त जो हालात अगर भारत के देखे जाएं, जितने भारत के ख़राब हैं, मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त पाकिस्तान के लिए भी ख़तरात बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। पाकिस्तान के अंदर आप देख रहे हैं कि भारत कई अरसे दराज से दहशतगर्दी करवाता आ रहा है। एक UN की रिपोर्ट भी आ गई है जिसके अंदर कहा गया है कि तकरीबन 6,500 तालिबान जो कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हैं, जिनका ताल्लुक़ TTP से है, वो अफ़गानिस्तान से ऑपरेट करते हैं। और अफ़गानिस्तान में आपको पता है कि भारत काफ़ी अरसे से अपने पंजे जो है ना गाड़ने की कोशिश कर रहा है। और आपने अजीत डोवल का भी बयान आप सुन चुके हैं कि अजीत डोवल का कहना ये कि ख़ुद जाके लड़ने से बेहतर है कि वहाँ पे किराए के जो फाइटर्स हैं उनको आप पे करें, वो आपके लिए लड़ेंगे। लेकिन बदकिस्मती से पाकिस्तान सफारती सतह पर अपना ये चीज़ मनवाने में दुनिया को नाकाम रहा है। बेसिकली पाकिस्तान का भी कोई कसूर नहीं है। जब अमेरिका जैसे सुपर पावर ममालिक अपनी आंखें बंद करके बैठे हों, उनको अपने मुफादात अजीज़ हों, उनको भारत की मंडी चाहिए हो, तो जाहिर सी बात है फिर ये छोटे मोटी चीज़ें तो चलती रहती हैं। जहाँ पे एक ऐसे मुल्क की सपोर्ट वो क्यों करेंगे जो कि खुद उनके दिए हुए कर्ज़ों पे चल रहा है। आप समझ सकते हैं बेहतर, हर मुल्क के अपने स्ट्रेटेजिक मुफादात होते हैं, उन मुफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए वो सारा प्लानिंग करता है। जबकि हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर जब से चाइना और भारत की जो आपस में तनाज़ा शुरू हुआ है, पाकिस्तान के अंदर भी दहशतगर्दी की वारदातों में इजाफा हो गया है। आपको याद होगा कि चाइना के अंदर हमला किया गया बलोच लिबरेशन आर्मी की तरफ से और उसके अंदर नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई। वो पाकिस्तान के साथ साथ चाइना के ऊपर भी हमला था, क्योंकि स्टॉक एक्सचेंज के अंदर 30% से ज़्यादा जो स्टॉक्स हैं वो चाइनीज़ कंपनी के हैं। जबकि हम हर रोज़ सुन रहे हैं तकरीबन 3 हमले हो चुके हैं बलूचिस्तान के अंदर पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर, जिसके अंदर काफ़ी लोग शहीद भी हुए हैं। और वो कौन करवा रहा है? वो भी ग्वादर के हवाले से जो लोग वहाँ पे काम कर रहे हैं, वहाँ पे नुकसान पहुँचाने की कोशिश की जा रही है। और ये पाकिस्तान के साथ साथ चीन को भी नुकसान पहुँचाने की कोशिश की जा रही है। इस वक्त पाकिस्तान, चीन, भारत और अमेरिका की प्रॉक्सी वार का मैदान जंग बना हुआ है। आपको याद होगा कि जब हमने 1980 में रशिया के ख़िलाफ़ अमेरिका का साथ दिया, सारे मसले मसाइल जब ये हल हो गए तो उसके बाद पाकिस्तान को क्या मिला? क्लैशन ऑफ कल्चर और मंशियात। उसके बाद 9/11 होता है। 9/11 में हमने अमेरिका का साथ दिया, लेकिन हमें क्या मिला? दहशतगर्दी
और हमले, और इतना हमने उसका नुकसान उठाया कि शायद कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता। पाकिस्तान पिछली 3 दहाइयों से बदअमनी का शिकार है, और अब ये जो नई जंग होने जा रही है इसी खित्ते के अंदर वो लड़ी जाएगी। चाइना, अमेरिका, भारत अपना पूरा जोर लगाएगा किसी भी तरीके से पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करे। तो मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान के लिए आने वाले दिनों में बहुत ज़्यादा चैलेंजेस हैं। हमें बहुत कुछ देखना होगा, हमने किसका साथ देना है, हमने किसको नाराज़ करना है। हम चाइना का साथ देते हैं तो अमेरिका नाराज़ होता है, हम अमेरिका का साथ देते हैं तो चाइना को हम किसी सूरत भी नहीं छोड़ सकते। जबकि जितने भी इस्लामी ममालिक हैं वो अभी ब्लॉक्स में तब्दील हो चुके हैं। वो उसकी तफसील मैं आपको अपनी अगली वीडियो में बताऊंगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। अपने दोस्तों, इज़्ज़त-ए-कारब और हमसायों का खास ख्याल रखिएगा। आइंदा तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।